सब दोस्तों को मेरा सलाम अर्ज है और इस उम्मीद पे कि आप सब खैरियत से होंगे। हमने पांडास की मदद से डाटा एनालिसिस शुरू की थी और उसमें ये तीसरा लेक्चर है। आज के लेक्चर में दो बड़े ही अहम मौजू हैं भाई। पहला क्या है, मिसिंग वैल्यूज को डील करना, और दूसरा होगा पिवट टेबल्स। सबसे पहले मिसिंग वैल्यूज क्या होती हैं। कोई भी जब डाटा लेंगे उस डाटा के अंदर कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जिनको आप कहते हैं NaN वैल्यू, यानी नॉट अ नंबर या नन लिखा हुआ होगा। वो एम्प्टी होगा वो टेबल डाटा का। तो आपने कुछ भी कैलकुलेशन करनी है, एनालिसिस करनी है, आपने उससे पहले देखना है कि उसमें ये मिसिंग वैल्यूज, ये एम्प्टी वैल्यूज मौजूद है कि नहीं। अगर हैं तो पहले उनका कुछ सत्यानाश करना है, नहीं तो उन्होंने आपका सत्यानाश कर दिया। इम्पोर्ट हम इंपोर्ट करते हैं नमपाई एज ए NP और पांडाज एज ए PD। ठीक है, ओके जी। करने के बाद मैं यहाँ पे एक डमी डाटा लेता हूँ। मैं उसको डाटा 1 कह देता हूँ भाई। 1 क्यों? क्योंकि इसके बाद दोबारा फिर भी तो डाटा लिखना है ना। ओके जी। डाटा 1 मैं डिक्शनरी की मदद से डाटा को हायर करूंगा। तो डिक्शनरी की मदद से ये ए आ गया, और डिक्शनरी के लिए आगे मैं एक लिस्ट बना देता हूँ। लिस्ट में कोई नंबर 1 2, और याद रहे जब NaN लिखना है ना आपने, NaN NP में से निकलेगा NP.NaN कोई वैल्यू आई। ठीक है। वो कहेंगे सर डाटा के अंदर क्या है, NP.NaN लिखोगे? नहीं भाई नहीं, उधर तो नन लिखा होगा, एम्प्टी ब्लॉक होगा, एम्प्टी कॉलम होगा, एम्प्टी कोई सेल होगा टेबल के अंदर। लेकिन हम तो यहाँ एक फर्जी एग्जांपल ले रहे हैं ना यार। इधर तो हम NP.NaN कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या लिखा हुआ आ जाएगा वहां पे, NaN लिखा हुआ आ जाएगा, यानी यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है जैसे एम्प्टी सेल है। तो एक और नंबर मैं ले लेता हूँ। ये एक डिक्शनरी का आइटम मैंने ले लिया। उसके बाद आप बी, ये आपके पास एक डाटा आ गया। अब इस डाटा को आप टेबल की फॉर्म में बदलेंगे। भला कैसे बदलेंगे? डाटा फ्रेम 1, ये मैंने एक वेरिएबल लिखा है DF खाली लिख लें। तो 1 क्यों लिखा? क्योंकि आगे फिर मुझे डाटा फ्रेम की कोई एग्जांपल लेनी पड़ेगी ना, तो इसलिए। तो PD में से मुझे लेना है डाटा फ्रेम। ये डाटा फ्रेम आपको पिछले लेक्चर के अंदर मैंने डाटा फ्रेम का सिंटेक्स समझाया था। इसे रन कर देता हूं मैं, DF1। ये लीजिए एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा एक टेबल बन गया, ये देख लीजिए ये टेबल। अब इस टेबल के अंदर NaN वैल्यूज लिखी हुई हैं। आप कहेंगे सर हमें तो नजर आ गई हैं, सानू कादी जरूरत है चेक करने की? भाई याद रहो, जब आपके पास मिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ दी वैल्यूज होगी वहां NaN कहीं नजर नहीं आ रहा होना, वहां कहीं एम्प्टी सेल आपको नजर नहीं आ रहा होना। वो तो डाटा ही पता नहीं इतना बड़ा है, आप बाहर कंप्यूटर की स्क्रीन पे नहीं देख सकते। तो फिर आपको चेक तो करना पड़ेगा ना। तो आप क्या करेंगे वहां पे, डाटा फ्रेम का नाम है DF1। तो डाटा फ्रेम 1 मैं चेक करता हूँ। इसमें एक मेथड है इज नल। डाटा फ्रेम इज नल मेथड, अगर मैं इसे इंप्लीमेंट करूंगा तो ट्रू फॉल्स आ जाएगा। तो देखो भाई ट्रू फॉल्स, जहाँ पे ट्रू लिखा हुआ है वो नल है, जिधर भी ट्रू लिखा हुआ है वो नल। तो हमें नल कहाँ पर है समझ आ जाएगा। उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है किससे पता चल जाएगा? डॉट इज नल मेथड से। ठीक है, तो इस नल मेथड से आप इसे देख सकते हैं। अच्छा सर, अब नल मेथड हमें नजर आ रहा है ट्रू, जिसमें लिखा हुआ है वो नल है। ट्रू का मतलब है नल, NaN को नल कहते हैं ना, तो वो जहां पे होगा उसे ट्रू कर दिया। और जहां पे देखे भी 1 लिखा हुआ, ये 2 लिखा हुआ, तो उसने फॉल्स कहा, कहता है यहाँ नल वैल्यू नहीं है। ओके जी। तो अब आपने ना खुद देखना है कि मैंने नल वैल्यूज को क्या डील करना है। भाई सबसे पहला क्या तरीका कार हो सकता है सर, नल वाली सारी रो उड़ा दो या नल वाला सारा कॉलम उड़ा दो। देखो C के अंदर नल है, P के अंदर भी नल है, A के अंदर भी नल है, दोनों में ट्रू ट्रू लिखा हुआ है ना। तो एक तो ये है, और रो या कॉलम ही उड़ा दो। तो चलो ड्रॉप NA मेथड यूज कर लेते हैं। तो ड्रॉप NA मेथड कहाँ लिखा हुआ है जी? ये ड्रॉप NA मेथड। ड्रॉप NA मेथड अगर मैं देखो भी इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं लगाता तो ये कैसे इंप्लीमेंट होगा? X इज 0 पे। याद रहे ये किस पे इंप्लीमेंट होगा? X इज 0 पे, यानी रोज पे। ओके, मैं रन किया तो देखो भाई, हर वो रो जिसमें एक भी ट्रू था, नल वैल्यू थी, उड़ गया। ये देखो उड़ गया। ये सारे फॉल्स से कोई नल नहीं था, ये एग्जिस्ट करता है। और ये दूसरा नंबर वाला, इसमें भी ट्रू आ गया, तीसरे वाले में भी ट्रू आ गया, तो इसने रोज खा दी। लेकिन सर बड़ा बुरा लगा,
सारा टेबल ही खाली हो गया है, एक सिर्फ वन इंडेक्स वाली ही रो पड़ी है। तो हमें नहीं अच्छा लगा, तो आपको अच्छा नहीं लगा तो मेरा क्या कसूर है। तो ये एक आसान तरीन मेथड है डील करने का। अच्छा, बाय डिफॉल्ट एक्सेस जीरो था। अब अगर मैं ये चाहता हूं कि नहीं सर, मुझे कॉलम पूरा जिसके अंदर नल वैल्यू हो, ट्रू हो, उसे गायब करना है, उसे खत्म करना है, तो ड्रॉप एन ए मेथड ही लगाएंगे। लेकिन उसके अंदर आप क्या करेंगे, एक्सेस को वन कर देंगे। भी आपको पता है, ऑलरेडी कई बार बात कर चुका हूँ, एक्सेस जीरो टू डायमेंशनल, अगर टेबल टेबल टू डायमेंशनल होता है ना, एक्सेस जीरो का मतलब होता है रोज, और एक्सेस वन का मतलब यहाँ पे कॉलम। अब आप देखिए भी क्या होगा, ओए सारे कॉलम उड़ गए, और देखो इसमें ट्रू था ना, कॉलम उड़ गया, इसमें भी ट्रू था खत्म, इसमें भी ट्रू था, सारे उड़ा दिए, बेचारा इंडेक्स वाला कॉलम रह गया। तो ये दोनों मेथड हैं जिसकी मदद से आप नल वाले रोज और कॉलम से जान छुड़ा सकते हैं। लेकिन सर ये कोई एक अच्छा मेथड इतने छोटे से डाटा में नहीं लग रहा, तो और क्या हो सकता है भाई, और भी मेथड है, भाई परेशान नहीं होना नल वैल्यू को डील करने का। ठीक है जी। अब क्या मेथड हो सकता है, अब हमने फिलिंग करनी है, जहाँ पे एनियन लिखा हुआ उसको फिल कर देते हैं। तो अब आपको फिलना मेथड यूज करना है, तो मैं df1 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं फिलना मेथड यूज कर लेता हूँ। ये देखिए, फिलना मेथड, ये आ गया। इसको मैं एक नया डाटा का नाम दे देता हूँ, मैं इसे कह देता हूँ डाटा फ्रेम। ये जी डाटा, ओके जी। यहाँ पे जो आर्गुमेंट देंगे ना, ये उससे फिल हो जाएगा। मैं कहता हूँ जीरो। इसका क्या मतलब है, जिधर एन एन लिखा होगा उसकी जगह जीरो आ जाएगा। भाई इस एन एन की जगह भी जीरो, इस एन एन की जगह भी जीरो, ऐसे भी किया आएगा और जीरो आवेगा ना। ओके, ये मैं इसे रन करता हूँ डी फील्ड को। देखिए भी जहां पे भी नल था उधर क्या आ गया, देखो पहले एन एन के साथ जीरो, बी वाले कॉलम में लास्ट पे एन एन था जीरो, ए वाले कॉलम में सेकंड लास्ट पे एन एन था जीरो पर। तो एक ये मेथड है। आप कहते हैं नहीं सर मुझे जीरो पसंद नहीं है, मैं कोई पर्टिकुलर वैल्यू वन लिखना चाहता हूँ। भाई जो वैल्यू आप लिखना चाहते हैं वही आ जाएगी, और ठीक हो गया। सर मैं ये नहीं लिखना चाहता, अच्छा नहीं लिखना चाहता ना लिख, मैं ये चाहता हूं कि इस सी वाले कॉलम में जो एन एन लिखा हुआ है, पूरे के पूरे कॉलम का जितना डाटा है इसका एवरेज, इस कॉलम का मैं बता रहा हूँ, इस कॉलम के डाटा का एवरेज इस जगह पर आ जाए। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मेन फिल। और मीन फिल की भला, और ये कुछ भी नहीं है यार, ये एक वेरिएबल का नाम है, आप अपना नाम लिख दें, ओमजा लिख लें, जॉन लिख लें, जो तारा नाम है तो वो लिख लो। ठीक है, ओके जी। अब मैं इस डाटा फ्रेम का मीन ले लेता हूँ भाई, डाटा फ्रेम वन डॉट मीन लीजिए जी। तो यहाँ पे मैं इस आर्गुमेंट की जगह मीन फिल कर लेता हूँ, ये लीजिए जी। तो ये मीन के साथ मैंने फिल कर दी। अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो मीन लेगा। देखो भाई एन एन यहाँ पे था, उसने इस टू और थ्री और फोर इन तीनों का एवरेज लिया, जो एवरेज आया वो यहाँ पे एन एन की जगह लिख दिया। अब बी वाले कॉलम में इसने सिक्स सेवन और एट इन तीनों का एवरेज लिया, जो एवरेज आया उसने इस एन एन की जगह फिल कर दिया। अब ए में वन टू और लास्ट वाला फोर, एक कॉलम इन तीनों का एवरेज आया, जो भी एवरेज आया उसने एन एन की जगह पर यहाँ लगा दिया। तो आप मीन ले सकते हैं। आप और कोई मेथड यूज करना चाहे तो और कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी। किसी फार्मूला की मदद से यहाँ वैल्यू फिल करना चाहते हैं तो फार्मूला लगा सकते हैं। अब क्या इसके अलावा भी कोई मेथड है जी, और भी मेथड है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। उसे कहते हैं एफ फिल एंड बी फिल। बैकवर्ड फिलिंग होती है और फॉरवर्ड फिलिंग होती है। मैं एक बार डाटा फ्रेम वन को फिर से रन करता हूँ ताकि कंपैरिजन में आसान हो जाए। ये पहला ही डाटा फ्रेम फिर से मैंने लिया। अब मैं बी फिल मेथड यूज करता हूँ। मैं इसी डाटा फ्रेम वन में पहले बैकवर्ड फिलिंग यूज करता हूँ, बी फिल। तो फॉरवर्ड फिलिंग होती है और बैकवर्ड फिलिंग होती है। तो ये बी फिल मैंने मेथड लिख लिया। अब बी फिल मेथड अब गौर से इसे देखना है और इसमें चेंज क्या आया, ताकि आपको पता चल सके बी फिल मेथड क्या है। बी का मतलब बैकवर्ड फिलिंग करेगा। सर ये बैकवर्ड फिलिंग क्या मतलब, देखो जी यार, देखो देखो देखो, ये एन था ना, इसकी जगह क्या लिखा हुआ आ गया,
और 2 आ गया। अच्छा, इस एन एन के बाद क्या लिखा था? 2, 2 किधर चला गया? बैक चला गया इस एन एन की जगह। तो ये 2 वाला अपने से पीछे एन एन बैक साइड ऊपर से पीछे को जा रही है ना, बैकवर्ड फिलिंग होगी। अच्छा, अब ये एन एन इसकी जगह कोई फिलिंग नहीं होगी, क्यों? क्योंकि बैकवर्ड फिलिंग है ना, इसके बाद अगर कोई नंबर होता वो इसकी जगह फिल होना था, वो तो है ही नहीं ना। तो एन एन ऐसे रहेगा। अब इस एन एन के बाद अगर कोई वैल्यू है 4, तो ये 4 बैक में फिल होगी, बैकवर्ड ऐसे पीछे की जाने, ये 4 बैकवर्ड एन एन की जगह फिल हो जाएगा, तो इस जगह भी 4 आ गया। तो सर अगर मुझे एफ फिल करना है तो मैं इसी बी की जगह यहीं पे एफ फिल, फॉरवर्ड फिलिंग। अब फॉरवर्ड फिलिंग में चेक करें भी क्या होगा। फॉरवर्ड फिलिंग होगी, पहले को देखें भाई, देखो ये 2 लिखा हुआ है, इससे आगे एन ए एन, तो पीछे से आगे की जानिब जा रहे हैं, फॉरवर्ड जा रहे हैं, तो ये वाला 2 एन ए एन की जगह आ जाएगा। तो देखो भाई, इस 2 इस एन ए एन की जगह ये वाला पीछे वाला 2 इधर आ गया, तो देखिए भी ये पीछे वाला 2 इधर आ गया। यहाँ पे एन ए एन में जो बैक लिखा था 8, वो फॉरवर्ड आगे शिफ्ट हो गया, या ये आगे शिफ्ट हो गया ऐसे 18। अब देखो भाई, इससे पीछे कोई नहीं था जो फॉरवर्ड शिफ्ट होता, तो ये वाला भी ना हो सका। तो ये वो मुख्तलिफ मेथड हैं जो डाटा क्लीनिंग के अंदर यूज होते हैं, और इससे आप डाटा को क्लीन करते हैं, ये मिसिंग वैल्यू को फिल करते हैं। तो पहला मेथड तो मैंने है आपको दिया, समझा। अब आपके पास पिवट टेबल। तो पिवट टेबल क्या होते हैं, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ भाई। पिवट टेबल वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक है भाई, ये कमाल है, कमाल। तानू लगे या ना लगे, मैनू लगता जे कमाल। मैं हैरान कर भाई, पिवट टेबल पाइथन में पांडाज लाइब्रेरी में ये डाटा को एनालाइज करता है और फिर उसको आपकी मर्जी के मुताबिक समराइज करता है। यहाँ पर कोई इतना मजा नहीं आएगा, लेकिन जब मैं अगले लेक्चर में आपको एक बड़ा सा प्रोजेक्ट एक डाटा का लूंगा और उसको जब समराइज करेंगे तो फिर मजा ना आया तो पैसे वापस। ओके जी, मैंने ना बाई हैंड लिखने के बजाय डाटा ऑलरेडी मैंने एक दफा यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया है ताकि आपको आसानी हो जाए। तो मैं यहाँ डाटा फ्रेम 2 लिखता हूँ भाई, 2 2 2, क्यों? पहले डाटा फ्रेम 1 लिख लिया सी ना, इसलिए डाटा फ्रेम 2। तो मैं इसको डाटा फ्रेम में से पास करवाता हूँ, ये डाटा फ्रेम में से पास करवाया, यहाँ पे डाटा 2 लिख दिया मैंने, और मैं इसे रन करता हूँ ताकि जो भी डाटा इसमें है वो एक प्यारे से खूबसूरत से तरीके से आ जाए। लीजिए भाई, ये आपके पास एक सेल का डाटा, ये क्या शो करता है? डेट है, यहाँ पे कैटेगरी है, और ये सिटी है और सेल्स है। भाई इस डेट को इस कैटेगरी में न्यूयॉर्क के अंदर 100 सेल्स हुई थी। भाई इस डेट में टेक्नोलॉजी में लॉस एंजलिस में 200 सेल्स आई थी। अब आप इस पे पाइवट टेबल रन करेंगे और इस पे अपनी महारत दिखाएंगे। लो जी, पाइवट टेबल इस सारे को आपकी मर्जी के मुताबिक समराइज करेगा। तो सर पहले पाइवट टेबल का आप सिंटेक्स तो हमें बता दें, तो फिर अगली गल करांगे ना। ओके जी, मैं पाइवट टेबल का पहले सिंटेक्स बताता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पाइवट टेबल, मैं इसे 1 कर लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि एक और भी पावर टेबल बना के दिखाऊंगा ना, आसान और एक थोड़ा सा हैवी। इसमें से मैं पाइवट टेबल ले लेता हूँ। ये पाइवट टेबल कहाँ है? ये जी पाइवट टेबल। मैं इस पे शिफ्ट टैब दबाऊंगा, इसका सिंटेक्स आ जाएगा। देखो भाई, ये सिग्नेचर में क्या लिखा है? सबसे पहले आपने डाटा लिखना है, और यहाँ का डाटा क्या है? डाटा फ्रेम 2, तो सबसे पहले डाटा फ्रेम 2। फिर उसके बाद आपने कोई वैल्यू लिखनी है, इंडेक्स लिखना है, कॉलम लिखना है, एग्रीगेशन फंक्शन लिखना है, फिलना। मैं 1 बाई 1 आपको ये वैल्यूज बताता हूँ, ठीक है? ओके जी, ये सारा आर्गुमेंट्स बताता हूँ। सबसे पहले आपको डाटा फ्रेम लिखना है, और उसके बाद आपको वैल्यूज में लिखना है आपने कौन से कॉलम के लिहाज से इसे सॉर्ट आउट करना है, वो वैल्यूज लिखनी है, वो कॉलम लिखना है। तो भाई पहले मैं लिखता हूँ डाटा फ्रेम 2, लिखता हूँ भाई अपना डाटा फ्रेम 2, ये आ गया डाटा फ्रेम। तो ठीक हो गया। ओके जी, ये डाटा फ्रेम 2 आएगा। देखिए, मैंने इसे यहीं पे रन करके दिखाया, तो वो क्या कहता है? वो कहता है चवला ना मार। कहते हैं आपने कोई ग्रुप की इसमें से पास नहीं की, मैंने पिवट टेबल किसका बनाना है ये तो समझ आ गया डाटा फ्रेम 1 में, लेकिन वैल्यूज तो बताए ना, और किसकी मदद से, कौन सी कीज है जिसके लिहाज से मुझे इसे पास करना है। तो
आप दोबारा से शिफ्ट टैब दबा के चेक कर लें। ये शिफ्ट टैब दबा के चेक करें तो ये देखो डाटा लिख दिया। अब मैं वैल्यूज मैं किस लिहाज से इसको सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ और इंडेक्स के ऊपर क्या लिखना चाहता हूँ। मैं सेल्स के लिहाज से इसे सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ, ये भाई सेल्स। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे मैं वैल्यूज की जगह क्या लिखता हूँ। मैं वैल्यूज की जगह मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा भाई, सेल लिखूंगा। सेल एक स्ट्रिंग है, तो ये मैंने सेल्स का पाल, तो ठीक हो गया। ओके जी। अब मजीद मैं इसे दोबारा शिफ्ट टैब दबाता हूँ। मैंने डाटा लिख दिया, वैल्यूज लिख दिया। उसके बाद इंडेक्स, इंडेक्स ये वाला इंडेक्स है 0 1 2। वो कहते हैं जो नया टेबल बनेगा उसके इंडेक्स के तौर पर क्या आना चाहिए, कौन सा कॉलम इंडेक्स आ जाए। तो देखो आपका फुल कंट्रोल है इन सब में से कौन सा कॉलम आप 0 1 2 यानी नए कॉलम में इंडेक्स के तौर पर लगाना चाहते हैं। मैं डेट वाइज इस डाटा को देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स में डेट लिख देता हूँ। ठीक है, ये देखो भी डेट था, ये लीजिए डेट। ओके हो गया ना। ओके जी, मजीद मैं शिफ्ट टैब दबा के बताता हूँ भाई। देखो डाटा भी लिख दिया, कौन सी वैल्यूज को सॉर्ट आउट करना तो लिख दिया, इंडेक्स यानी इंडेक्स के ऊपर कौन सा कॉलम लिखना तो वो तो अच्छा। उसके बाद अब कॉलम आ गया। अब कौन से कॉलम फिर सॉर्टिंग आपने करनी है, वैल्यूज आपने किसी की लेनी थी ना, और वैल्यूज वाला आपने क्या करना है, डाटा दे दिया। कौन सा डाटा दिया था, ये देखिए भाई सेल्स वैल्यूज ये है ना। मैं इन वैल्यूज को सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ कैटेगरी के लिहाज से। ठीक है, हर कैटेगरी वाजे हो जाए। तो मैं यहाँ पे लास्ट पे इसके कॉलम लिखता हूँ। ओके, ये कॉलम, कॉलम में मैं लिखता हूँ कि कौन सी कैटेगरी कि सेल कितनी हुई है, सारी गल खुल के सामने आ जाए। तो कैटेगरी के स्पेलिंग चेक कर लेने जाए, ये सेल। ठीक हो गया या, तो ये कॉलम्स आ गया या कैटेगरी। अब वो कैसे डाटा सॉर्ट करेगा जरा यहाँ पे समझिए। वो वैल्यूज देखेगा सेल्स की, इंडेक्स पे यहाँ पे लिखेगा डेट। वो देखेगा कौन सी डेट को कितनी सेल हुई। ओके, कॉलम कैटेगरी के लिहाज से, तो वो कॉलम क्या बना देगा, कैटेगरी मतलब फर्नीचर टेक्नोलॉजी क्लॉथिंग, इनको कॉलम बना देगा। तो फर्नीचर एक कॉलम आ जाएगा, टेक्नोलॉजी दूसरा कॉलम आ जाएगा, क्लॉथिंग तीसरा कॉलम आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा भाई कितना फर्नीचर टोटल सेल हुआ है, कितनी टेक्नोलॉजी हुई है, कितनी क्लॉथिंग हुई है, और कौन सी डेट को हुई है। आपको निस्बतन ज्यादा आसान आ जाएगा। भाई अभी आप कहेंगे सर अभी इतना आसान तो नहीं हो रहा। भाई हो तो गया, ये देखो कितना उसने समराइज कर दिया है। जब बड़े बड़े टेबल होंगे तब मजा आएगा सही समराइज करने का। ये देखो जो मैंने कहा था वही हुआ। उसने ये तीनों डेट सेम थी, एक ही डेट लिख दी, और उसने कैटेगरी को कॉलम बना दिया। चेक करें भाई इसमें कितने यूनिक वर्ड्स थे, फर्नीचर टेक्नोलॉजी क्लॉथिंग, फर्नीचर टेक्नोलॉजी क्लॉथिंग। तीन यूनिक है, फर्नीचर टेक्नोलॉजी क्लॉथिंग, तो तीन कॉलम के नेम बन गए। तो पता चल गया इस डेट को क्लॉथिंग 150 सेल हुई, और फर्नीचर इसी डेट को कितनी से। अब देखो वैल्यूज किसकी ली है, सेल्स की ली है। कॉलम कौन से बने थे, ये देखो कॉलम कैटेगरी। तो ये वैल्यूज किसकी आई थी, सेल्स की आई थी। इंडेक्स पे क्या लिखा हुआ, डेट। तो कौन सी डेट में कितनी क्लॉथिंग हुई, सेल्स किसकी कितनी हुई पता चल गया। ये एक मैंने बड़ा बेसिक सा पेवर टेबल बनाया। अब मैं थोड़ा सा एडवांस बनाता हूँ। ओके, मैं क्यों ना इसी को कॉपी कर लेता हूँ। कम से कम ये तो मुझे दोबारा नहीं ना लिखना पड़ेगा। ओके, मैं जो बाकी रह गए थे मैं उनके साथ भी डील कर लेता हूँ। शिफ्ट टैब दबाता हूं ताकि आपको पता चल जाएगा। ये ले, डाटा लिख दिया DF2, वैल्यूज लिख दी। उसके बाद इंडेक्स भी लिख दिया, कॉलम भी लिख दिया। कॉलम तक अभी हम जे। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे मजीद आगे बढ़ाते हैं। मैं ना इंडेक्स को बदल देता हूँ, इंडेक्स बढ़ा देता हूँ। मैं कहता हूँ इंडेक्स पे एक नहीं भाई, क्या डेट के साथ मुझे शहर का भी पता चले, यहाँ कोई सिटी नहीं ना। तो कौन सी सिटी में कितनी सेल हुई है। तो इस काम के लिए मैं इंडेक्स के सामने सिटी भी लिख देता हूँ। इन दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट्स में बंद भी करना है ताकि ये एक ही इंडेक्स बन जाए। ओके, ये देखिए डेट और सिटी अब इंडेक्स वाइज लिखा होगा। ठीक है,
तो कॉलम कैटेगरी आ गया। अब मैं भला इसे रन करने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं डाटा पिवट टेबल 2 का नाम दे देता हूँ, ठीक है। और चेक करेंगे। ओके जी, ये देखिए भाई, अब उसने इंडेक्स पे एक नहीं दो इंडेक्स बना दिए। एक उसने डेट का इंडेक्स बना दिया, ये देखिए, और एक सिटी बना। भाई इस डेट में इन तीन शहरों के साथ क्या क्या सलूक हुआ सब बता दिया। इस डेट में इन तीनों शहरों के साथ क्या हुआ बता दिया। उसने अब क्या कर दिया भाई, सिटी और डेट इन दोनों के इंडेक्स बना दिए। और ये ऊपर कॉलम है, ये कॉलम देखो, मैंने कॉलम में क्या लिखा था, कैटेगरी। तो ये कैटेगरी फॉरवर्ड को देखना, आपने नीचे को नहीं देखना। कैटेगरी की फॉरवर्ड देखना, अपने सामने देखना है ऐसे। कैटेगरी के सामने क्लॉथिंग, तो ये क्लॉथिंग का कॉलम। तो देखो कितना जबरदस्त बता रहा है। कहता है इस तारीख को शिकागो में क्लॉथिंग की 150 सेल हुई थी, लेकिन लॉस एंजलिस में भी नहीं हुई, न्यूयॉर्क में भी नहीं हुई। अच्छा, फर्नीचर की ना शिकागो में हुई ना लॉस एंजलिस में, यहाँ न्यूयॉर्क में सेल हुई है। लॉस एंजलिस में टेक्नोलॉजी सेल हुई थी, बाकी कुछ भी नहीं हुआ। तो कितना जबरदस्त, उसने आपकी मर्जी का मुताबिक टेबल बना दिया। तो ये फॉरवर्ड टेबल, ऐसे नहीं मैंने कहा था, ये वन ऑफ द बेस्ट मेथड है जो मुझे अच्छा लगता है। इसके अंदर और भी बहुत सारे हैं, वो भी दी ऑफ टाइम बता। अब अगर क्या, अब आपको बुरा लग रहा है, कहते यार एन वैल्यू ना आए तो यार कितना ही अच्छा हो। तो ठीक है, एन वैल्यू नहीं है तो छोड़ दें आप यहाँ पे एन वैल्यू को ड्रॉप एन मेथड, ये देखो भाई, ये ड्रॉप एन लिखा हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट ट्रू है। हम इसे फॉल्स कर देते हैं। ओके जी, देखिए जी। तो अब मैं क्या करता हूँ, फिल वैल्यूज कर देता हूँ। अब सारी की सारी एन वैल्यूज को अगर मैं फिल कर देता हूँ, यानी फॉल्स अब कर देना है, और फिल वैल्यू में जीरो कर देता हूँ। अब जितने भी एन है उनकी जगह क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ये देखो अब जरा अच्छा लग रहा है। फर्नीचर में कितनी सेल हुई यार, जीरो होगी। ठीक है, मैं ना इसमें एग्रीगेशन फंक्शन भी लगा देता हूँ ताकि वो सम करके भी हमें बता दे। तो एग्रीगेशन का कोई सम की जरूरत है तो नहीं है एज सच, लेकिन मैं शिफ्ट टैब दबा के आपको बता देता हूँ एग्रीगेशन फंक्शन कहाँ है। ये जी एग्रीगेशन फंक्शन, ठीक हो गया। मैं लगा देता हूँ इधर ही एग्रीगेशन फंक्शन। यहाँ सम की जरूरत नहीं है क्योंकि एक ही वैल्यू यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स नहीं आ रही है। वो कैसे, लॉस एंजलिस में अगर ज्यादा सेल्स हुई होती तो वो सबका ना सम करते। अब मैं एक और मेथड यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, उसे कहते हैं मार्जिन। तो मैं यहाँ पे मार्जिन भी लगा लेता हूँ। अगर मैं मार्जिन ट्रू कर दूं तो देखो भाई क्या होगा। मार्जिन का मतलब है ये नीचे एक और रो बना देगा और फाइनल रिजल्ट निकाल देगा, सबका सम कर देगा। ठीक है, ये देखो भाई, ये ऑल, इस सारे कॉलम में जो डाटा था इसने एंड पे उनका सम कर दिया। तो ऐसे पिवट टेबल आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं और बेहतरीन बना सकते हैं। आज का काम यहाँ तक ही है। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।